ये 10 मिनट का डिक्टेशन है रामधारी गुप्ता जी का। प्रतिलेखन संख्या 3-4 खंड 1 का। डिक्टेशन शुरू होता है अब। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन मुल्क में मौजूद हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने टैक्स लगा रखे हैं। आपने जो टैक्स लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन टैक्सों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी हालत है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 4 आने पैसे मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। श्री नेहरू ने एक कमीशन की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह स्कीम भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन तमाम चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन तमाम मुसीबतों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। यातायात के साधनों की हालत यह है कि ट्रेनों में तीसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है, जो तमाम मुसीबतों को झेलता है। आपके तमाम कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से ताकत आएगी? कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं, क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर तमाम खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अफसरों की
तनख्वाहें जोड़ दी जाए तो पता चलेगा कि तमाम ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप तमाम किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी असेंबली में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस स्कीम को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार फेल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको तमाम वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इन देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं ऐसे संगठन से संबंध रखता हूँ जिसने स्वाधीन भारत से पूर्व अंग्रेजी राज्य के समय में इस कार्य को अपने हाथों में लिया था। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में 1857 से आर्य समाज इस कार्य को कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और गरीबी के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन बुनियादी तौर पर
देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य क्या है